प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ डॉक्टर पवन कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, शुभ संध्या। प्रिय विद्यार्थियों, विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के कारण मैं आपसे मुखातिब नहीं हो पाया। इस अंतराल के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। निश्चित ही यह चैनल आपकी मदद करेगा। यह आपकी सेवा में निःशुल्क संचालित है। आप जब भी समय मिले तो इस चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो का अवलोकन करें और ज्ञानार्जन करें। तो आइए विद्यार्थियों, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, वट पीपल के लेखक कौन हैं? वट पीपल के लेखक कौन हैं? ए हरिवंश राय बच्चन, बी निर्मल वर्मा, सी रामधारी सिंह दिनकर या डी राम कुमार वर्मा। तो आपको बताना है वट पीपल के लेखक कौन है। ए हरिवंश राय बच्चन, बी निर्मल वर्मा, श्री रामधारी सिंह दिनकर या डी राम कुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों रामधारी सिंह दिनकर। सी विकल्प सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का ये निबंध है वट पीपल, यह याद रखना है आपको। और इनके अन्य जो महत्वपूर्ण निबंध हैं उनमें मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वेणुवन, उजली आग, इन सब निबंध के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता हैं ए महीप सिंह, बी कमलेश्वर, सी मोहन राकेश या डी राजेंद्र यादव। दूसरा प्रश्न, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता हैं महीप सिंह, कमलेश्वर, मोहन राकेश या डी राजेंद्र यादव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों बी कमलेश्वर। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर हैं। समांतर कहानी के अन्य लेखकों की बात की जाए तो अरविंद आशीष सिन्हा है, इब्राहिम शरीफ हैं, कामता नाथ हैं, जितेंद्र भाटिया हैं। और यदि महीप सिंह की बात की जाए विद्यार्थियों तो महीप सिंह सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं और राजेंद्र यादव भी नई कहानी से ही जुड़े हैं। तो मोहन राकेश और राजेंद्र यादव नई कहानी से संदर्भित हैं, जबकि महीप सिंह सचेत कहानी से। तो ये भी आपको याद रख लेना है विद्यार्थियों। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, शेष यात्रा की लेखिका कौन है? ये उषा प्रियंवदा, बी कृष्णा शोभती, सी नासिरा शर्मा या डी मन्नू भंडारी। शेष यात्रा की लेखिका कौन है? ये उषा प्रियंवदा, बी कृष्णा शोभती, सी नासिरा शर्मा या डी मन्नू भंडारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों शेष यात्रा की लेखिका उषा प्रियंवदा हैं। इनके अन्य उपन्यासों की यदि बात की जाए तो 55 खंभे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, अंतर्वंशी, भया कबीर उदास, अल्प विराम उल्लेखनीय है। जबकि प्रिय विद्यार्थियों कृष्णा शोभती की अगर बात की जाए तो इन्होंने मित्रों मरजानी उपन्यास लिखा है। जिंदगी नामा इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। सूरजमुखी अंधेरे के भी इनका उपन्यास है। और नासिरा शर्मा की बात की जाए तो 7 नदियाँ एक समंदर, शालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, कुइयाँ जान बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुइयाँ जान और जीरो रोड, ये नासिरा शर्मा के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और मन्नू भंडारी आपका बंटी, महाभोज और स्वामी, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। तो इनको भी आप याद करते चलिएगा। तो शेष यात्रा की लेखिका उषा प्रियंवदा, ये विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं ये जॉर्ज ग्रियर्सन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी शिव सिंह सेंगर, डी गारसा दत्तासी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों डी गारसा दत्तासी। जॉर्ज ग्रियर्सन की यदि बात की जाए
तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान से 1888 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल की बात की जाए तो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है 1929 ईस्वी में। और शिव सिंह सेंगर की बात की जाए तो शिव सिंह सरोज लिखा है इन्होंने 1883 ईस्वी में। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा है फ्रेंच विद्वान गार्सा दताशी ने इस्तवार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी नाम से। विद्यार्थियों ये 2 भाग में है, एक 1839 में और दूसरा भाग इसका 1847 में है, जबकि इसका दूसरा संस्करण विद्यार्थियों 1871 ईस्वी में है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? ये हेमचंद, बी सारंगधर, सी सोमप्रभ सूर्य या डी विद्याधर। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सी सोमप्रभ सूर्य। और यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ये भी आप जानते रहिएगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कुमारपाल प्रतिबोध किस भाषा में रचित है, तो यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। हेमचंद्र ने सिद्ध हेम शब्दानुशासन लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। छंदानुशासन भी इनका लिखा हुआ है और द्वयाश्रय काव्य भी इन्हीं का लिखा हुआ है, जबकि सारंगधर का हम्मीर रासो महत्वपूर्ण है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? आपको बताना है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो उपन्यास नहीं है। ये अजय की डायरी, बी एक साहित्यिक की डायरी, सी जयवर्धन या डी पहला गिरमिटिया। आपको बताना है कि इनमें से कौन एक उपन्यास नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों बी साहित्यिक। एक साहित्यिक की डायरी जो है ये उपन्यास नहीं है, ये है मुक्तिबोध द्वारा लिखित उनके विचारों का संकलन है, जो वसुधा नामक साप्ताहिक में स्तंभ के अंतर्गत निकलता था। जबकि अजय की डायरी ये देवराज का उपन्यास है, जयवर्धन जैनेन्द्र का उपन्यास है और पहला गिरमिटिया यह गिरिराज किशोर का उपन्यास है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से नहीं है? नहीं है और है पर विशेष ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों। मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूं कि संस्थापकों में से है, संस्थापकों में से नहीं है, ये कभी कभी प्रश्न उलझा देता है और सवाल अक्सर गलत हो जाते हैं। तो इनमें से कौन नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से नहीं है बताना है। ये रामनारायण मिश्र, बी श्याम सुंदर दास, सी रामचंद्र शुक्ल और डी ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सी रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है यह नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से नहीं है, जबकि बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र एवं शिव कुमार सिंह जो है इनके संस्थापकों में से थे। और कभी कभी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना का वर्ष पूछ लिया जाता है, तो ये 1893 ईस्वी में और ये काशी में है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? ये शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी वल्लभाचार्य या डी मध्वाचार्य। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। आठवें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ये शंकराचार्य जो है ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नहीं है, ये स्मार्त संप्रदाय से संबंधित है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। इनके दर्शन का आधार वेदांत या उपनिषद था। इन्होंने जगत को मिथ्या कहा, ब्रह्म और जीव में अद्वैत है। शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए भारत की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे और जबकि मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक थे, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जगनिक की रचना कही जाती है, ये विशलदेव रासो, बी परमाल रासो, सी पृथ्वीराज रासो या डी आल्हखंड। तो यह प्रश्न विद्यार्थियों इसमें दोनों विकल्प सही हो जाएगा। जगनिक की रचना कही जाती है, ये परमाल रासो और आल्हखंड, ये दोनों जो है
परमाल रासो को आलखंड के नाम से जाना जाता है। और याद होना चाहिए आपको कि चार्ल्स इलियट ने इसका प्रकाशन करवाया था। विशलदेव रासो ये नरपति नाल्ह की रचना है और पृथ्वीराज रासो आप जानते ही है चंद्रवरदाई की रचना है। तो परमाल रासो और आलखंड दोनों बी और डी दोनों विकल्प सही होगा इस प्रश्न के उत्तर के क्रम में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? ए नैमिषराय, बी माता प्रसाद, सी कंवर भारती या डी सूरजपाल चौहान। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों बी माता प्रसाद। और माता प्रसाद की आत्मकथा है जो 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और विद्यार्थियों मोहनदास नैमिषराय ने अपने अपने पिंजरे आत्मकथा लिखा है 2 भागों में, 1995 ईस्वी में और 2000 ईस्वी में, यानी 1995 और 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुई है नैमिषराय की। जबकि तिरस्कृत और संतप्त जो है ये सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? ये वेदांत, बी योग वशिष्ठ, सी नव वेदांत या डी हठ योग। आपको बताना है राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? तो 11वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सी नव वेदांत। राम की शक्ति पूजा कविता का मूल स्रोत जो है वो कृतवास कृत बांग्ला रामायण से है, यह भी आपको याद रखना है। राम की शक्ति पूजा जो है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? ए भारत भूषण अग्रवाल, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी प्रभाकर माचवे या डी गिरजा कुमार माथुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों बी भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है। इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें तार सप्तक के कवियों को याद करने की ट्रिक मैं एक आपको बताऊँगा। और तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका थी जिसमें अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल थे। तो मुने प्रभागिरा के नाम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। इसको हम किसी वीडियो में आपको विस्तृत बता देंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है। एक हथौड़े वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? ये केदारनाथ अग्रवाल, बी रामदरस मिश्र, श्री राम कुमार वर्मा या डी शिव मंगल सिंह सुमन। तो एक हथौड़े वाला घर में और हुआ यह केदारनाथ अग्रवाल की प्रगतिशील कविता है, विचारधारा से युक्त है। इसमें राजनीतिक विचारधारा भी पाई गई है। और राम कुमार वर्मा ने रूपरास, निशीथ, आकाशगंगा, चित्ररेखा कविताएं लिखी हैं। रामदरस मिश्र की कविताओं की बात की जाए तो पथ के गीत हैं, बेरंग बेनाम चिट्ठियां हैं, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज। जबकि शिव मंगल सिंह सुमन का हिल्लोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रलय सृजन भी इनकी रचना है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? ये नगेंद्र ने, बी शिवदान सिंह चौहान ने, सी रामकुमार वर्मा ने या डी नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा जो है किसने कहा है ये आपको बताना है। तो यह डी विकल्प सही हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले जन्म मोहि बिटिया न कीजो की लेखिका कौन है? अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो की लेखिका कौन है? ये मधु कांकरिया, बी अनामिका, सी उषा राजे सक्सेना या डी मृणाल। आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें जो उत्तर है विद्यार्थियों ये विकल्प में नहीं है, क्योंकि अगले जन्म मोहि बिटिया न कीजो ये विभा रानी का नाटक है। और अगर उपन्यास की बात की जाए तो कर्तुल एन हैदर का ये उपन्यास है। अगले जन्म मोहि बिटिया न कीजो यह नाटक है विभा रानी का और उपन्यास है कर्तुल एन हैदर का।
विकल्प में मधुकांकरिया, अनामिका, उषा राजे, सक्सेना मृणाल। तो ये जो विकल्प दिए हैं विद्यार्थियों, ये सारे विकल्प गलत हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? ये हरिवंश राय बच्चन, बी महादेवी वर्मा, श्री राम नरेश त्रिपाठी या डी नरेश शर्मा। 16वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों बी महादेवी वर्मा। ये है दीपशिखा काव्य संग्रह में संकलित इनकी एक कविता है, उस कविता से यह ली गई पंक्ति है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन, राम नरेश त्रिपाठी, नरेश शर्मा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश महत्वपूर्ण है। राम नरेश त्रिपाठी की मिलन, पथिक, मानसी स्वप्न, इसको भी आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन थे? आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन थे? ये बाबू महादेव सेठ, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या डी अंबिका दत्त व्यास। तो आपको बताना है आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। जबकि बाबू महादेव सेठ जो है ये मतवाला पत्रिका के संपादक थे, कलकत्ता से निकलती थी साप्ताहिक पत्रिका। चंद्रधर शर्मा गुलेरी समालोचक पत्रिका के संपादक थे, जयपुर से निकलती थी मासिक। अंबिका दत्त व्यास द्वंद्व पत्रिका के संपादक, लाहौर से निकलती है मासिक। और जबकि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बिनी इनकी मासिक पत्रिका है जो मिर्ज़ापुर से निकलती थी। और नागरी नीरद भी पत्रिका इनकी है एक साप्ताहिक जो मिर्ज़ापुर से वो भी निकलती है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? ये रमेश चंद्र शाह, बी विवेकी राय, सी शिव प्रसाद सिंह या डी शैलेश मटियानी। तो गोबर गणेश रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है, ये विकल्प सही हो जाएगा। विवेकी राय ने बबूल, लोक ऋण, श्वेतपत्र, सोना माटी महत्वपूर्ण उपन्यास का लेखन कार्य किया है। शिव प्रसाद सिंह की अलग अलग बैतरणी, गली आगे मुड़ती है, नीला चाँद, ये महत्वपूर्ण है। जबकि शैलेश मटियानी ने बोरीवली से बोरी बंदर तक, कबूतर खाना, किस्सा नर्मदा बेन, गंगूबाई जैसे उपन्यासों की रचना की है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण है? ये कोश निर्माण, बी ये सभी, सी राम कथा लेखन, डी तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सभी, यानी कोश निर्माण, राम कथा लेखन और तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ के रूप में फादर कामिल बुल्के को जाना जाता है। और फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम में हुआ था। ये एक मिशनरी के तहत यहाँ आए थे और भारत आकर इन्होंने हिंदी भाषा, तुलसीदास और वाल्मीकि का अध्ययन किया था। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1974 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इसको भी आपको याद कर लेना है। किस सम्मान से? पद्म भूषण सम्मान से। कब? 1974 ईस्वी में। किसको? फादर कामिल बुल्के को जो है ये सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आत्मा राम की टेटे निबंध में आत्मा राम के प्रतीक हैं? ये गोविंद नारायण मिश्र, बी गोपाल राम गहमरी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या डी बाल मुकुंद गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी बाल मुकुंद गुप्त। आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक बाल मुकुंद गुप्त हैं। यह निबंध गोविंद नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया है ना, गोविंद नारायण मिश्र ने लिखा है। और बाल मुकुंद को उन्होंने आत्माराम की टेटे के प्रतीक के रूप में बताया है। अगर बात की जाए गोपाल राम गहमरी की, तो इन्होंने अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी जैसी रचनाएं की हैं। और बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे और खत महत्वपूर्ण लिखा है। गोविंद नारायण मिश्र का प्राकृत विचार, विभक्ति विचार भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो इनको भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है?
इसमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको बताना है कि आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। तो प्रेमचंद और उनका युग हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, छायावाद हिंदी नवरत्न। दूसरे विकल्प में है हिंदी नवरत्न, प्रेमचंद और उनका युग हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, छायावाद। तीसरे विकल्प में है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, छायावाद हिंदी नवरत्न, प्रेमचंद और उनका युग। और जबकि चौथे विकल्प में है छायावाद हिंदी नवरत्न, प्रेमचंद और उनका युग हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो इसमें विद्यार्थियों ये देखना है कि प्रेमचंद और उनका युग कब लिखा गया, ये 1952 में लिखा गया। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष कब लिखा गया, यह 1954 में लिखा गया। छायावाद कब लिखा गया, ये 1955 में लिखा गया। उन्नीस सौ 1952 में लिखा गया प्रेमचंद और उनका युग। हिंदी साहित्य का 80 वर्ष, ये 1954 में लिखा गया। छायावाद जो है ये 1955 में लिखा गया है। और हिंदी नवरत्न जो है ये है 1911 में लिखा गया। हिंदी नवरत्न 1911 में। तो 1911, 1952, 1954, 1955। तो आप देखेंगे तो हिंदी नवरत्न पहले होना चाहिए, फिर प्रेमचंद और उनका युग होना चाहिए, फिर हिंदी साहित्य का 80 वर्ष और अंत में छायावाद होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों बी विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है, तो हिंदी नवरत्न, प्रेमचंद और उनका युग, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष और छायावाद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न, जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा है। ए रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर संपूर्णानंद। या बी वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय, डी संपूर्णानंद या रामवृक्ष बेनीपुरी। सी विकल्प भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल। या डी विकल्प में संपूर्णानंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल या भगवत शरण उपाध्याय। तो 22वां प्रश्न, आइए जानते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म जो है वो 1899 में हुआ था। वासुदेव शरण का कब हुआ था, तो वासुदेव शरण का 1904 में हुआ था, 1904 में। और उसके बाद है भगवत शरण उपाध्याय, तो भगवत शरण उपाध्याय का 1908 में हुआ था। डॉक्टर संपूर्णानंद का जो है ये 1890 में हुआ था, 1890 में। तो 1890, 1899 और 1904 फिर 1908, यानी 1890 में संपूर्णानंद का हुआ था। तो डॉक्टर संपूर्णानंद किस विकल्प में है, डी में है। रामवृक्ष बेनीपुरी उसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल और भगवत शरण उपाध्याय। तो इस दृष्टि से डी विकल्प सही हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के चितकोबरा। बी आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के चितकोबरा, रुकोगी नहीं राधिका। सी सूरजमुखी अंधेरे के चितकोबरा, रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी। या डी चितकोबरा, रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के। तो 23वां प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का सही विकल्प जानने के लिए आइए जानते हैं प्रकाशन वर्ष। तो रुकोगी नहीं राधिका ये 1967 ईस्वी में। आपका बंटी जो है ये 1971 ईस्वी में। सूरजमुखी अंधेरे के ये 1972 में। और चितकोबरा जो है ये 1979 में। तो इस हिसाब से ये विकल्प ही सही हो जाएगा, ये विकल्प सही हो जाएगा विद्यार्थियों। यानी रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के और चितकोबरा जो है ये सही अनुक्रम है, ये विकल्प सही हो जाएगा। आइए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? 24वां प्रश्न आपके सामने है। प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राजश्री, विशाख, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु। आपको बताना है 24वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो आइए इनके नाटकों का प्रकाशन वर्ष जानते हैं। विशाख जो है ये 1921 ईस्वी में, अजातशत्रु दूसरे नंबर पर जो है ये 1922 में, और स्कंदगुप्त जो है ये 1928 में, और फिर राजश्री जो है ये राजश्री जो है 1915 में। तो 1915, फिर 1921, 22, 28। तो 1915 यानी राजश्री जिस विकल्प में पहले होगा वही सही हो जाएगा। तो राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? ये त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, सुनीता, या बी सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, या सी कल्याणी, सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र, या डी सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। तो इसमें भी आइए इनके उपन्यासों का रचना वर्ष, प्रकाशन वर्ष जानते हैं। तो त्यागपत्र है पहले विकल्प में, तो 1937। कल्याणी है दूसरा विकल्प, 1939 इसका रचना काल है, और सुखदा है ये 1952 इसका रचना काल है, और सुनीता जो है ये 1934 है। तो सुनीता 1934 है, फिर 1937 त्यागपत्र है, फिर 1939 जो है वो कल्याणी है, और 1952 सुखदा है। तो आप देखिए सबसे पहले सुनीता जिस विकल्प में हो तो बी विकल्प में है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा ये सही हो जाएगा, बी विकल्प। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? ये भामह, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, या बी दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, भामा, या सी आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, भामा, दंडी, या डी अभिनवगुप्त, भामा, दंडी, आनंदवर्धन। तो 26वां प्रश्न आपके सामने है। 26वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो प्रिय विद्यार्थियों, भामा का जो समय है ये 6वीं शताब्दी है, दंडी का 7वीं है, आनंदवर्धन का 9वीं है, और अभिनवगुप्त का 10वीं 11वीं शताब्दी है। तो इस दृष्टि से ये विकल्प सही हो जाएगा, ये विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चारण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम क्या होगा? अब आप छंद में देखेंगे तो वसंत तिलका जो है इसमें प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। कितना होता है? 14 वर्ण होता है वसंत तिलका में। मंदाक्रांता में 17 होता है, और शार्दूल विक्रेडित में 19 होता है। इंद्रवज्रा में 11 होता है। तो 11, 14, 17, 19 यानी इंद्रवज्रा 11। तो जिस विकल्प में इंद्रवज्रा होगा वही सही हो जाएगा। तो देखिए डी विकल्प में इंद्रवज्रा है, 11 हो गया। वसंत तिलका में 14 है, मंदाक्रांता में 17 है, और शार्दूल विक्रीडित में जो है 19 है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। डी विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए 28वां प्रश्न आपके सामने है। आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? ये गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति, सरहपा, या बी अमीर खुसरो, विद्यापति, सरहपा, गोरखनाथ, या सी सरहपा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति, या डी विद्यापति, सरहपा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो। तो इसमें भी विद्यार्थियों ये जानते हैं कि सबसे पहले कौन कवि है। तो आप जानते हैं आदिकाल में प्रथम कवि के रूप में सरहपा को जाना जाता है। तो सरहपा जिस विकल्प में हो आप जान लीजिए वही विकल्प सही होगा। तो सी विकल्प जो है विद्यार्थियों ये सही हो जाएगा। सरहपा को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना जाता है, फिर उसके बाद गोरखनाथ हैं, अमीर खुसरो हैं, और फिर विद्यापति हैं। तो ये सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 29वां प्रश्न है। स्थापना के आधार पर इन हिंदी संस्थाओं का सही अनुक्रम कौन सा है?
काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा या साहित्य अकादमी। उसी तरह से हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, साहित्य अकादमी काशी नागरी प्रचारणी सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, साहित्य अकादमी काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य प्रयाग, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग या डी विकल्प साहित्य अकादमी काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जानते हैं कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 में हुई थी और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की 1936 में और साहित्य अकादमी की 1954 में। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। इस दृष्टि से विद्यार्थियों ये विकल्प सही हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ए सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, बी कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, सी परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, सूर्यदास या डी कृष्णदास, कुंभन दास, सूर्यदास, परमानंद दास। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले कवि के रूप में यदि आप जानते होंगे तो चूँकि सूरदास का जो समय है वो 1478 ईस्वी है, 1478 ईस्वी। परमानंद दास का 1493 है, कृष्णदास का 1496 है और कुंभन दास का यदि बात किया जाए तो 1468 है। तो कुंभन दास 1468 ये सबसे पहले जिस विकल्प में होंगे वही सही हो जाएगा। तो बी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा विद्यार्थियों, बी विकल्प। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास ये जन्म के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम होगा। चलिए 31वां प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। दक्षिणी ये जो है कुतुब शाह 2 हो जाएगा, कोशली दामोदर पंडित हो जाएगा, ब्रजबुली शंकर देव अवतरे हो जाएगा और संध्या भाषा ये है सरहपाद हो जाएगा। तो कुतुबुन तो अवधि के रचनाकार रहे हैं। तो अब A2, तो 2 विकल्प में बी और सी दोनों में 2 पहले दिखाई दे रहा है। तो आइए अगले विकल्प अगले क्रम पर देखते हैं। कोशली दामोदर शर्मा यानी 1, तो ये बी विकल्प सही हो जाएगा। 31 का बी विकल्प सही हो जाएगा विद्यार्थियों, यानी 2, 1, 4, 3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। तो हिंदी साहित्य का अतीत यह है विश्वनाथ प्रसाद, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। तो इस दृष्टि से अब आप देखिए ए का 4 यानी 4, तो सी विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि 4, 1, 2, 3, 4 पहले है, ए का 4 होगा तो 4, 1, 2, 3, 32वें का सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। बीजक कबीर हो जाएगा, अखरावट जायसी हो जाएगा, भक्तमाल नाभादास हो जाएगा और श्याम सगाई जो है यह नंददास की रचना है। तो इस दृष्टि से A2, B1 यानी B1, C4 और D3, तो यह C विकल्प सही हो जाएगा विद्यार्थियों। 33वें प्रश्न का C विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छत्रसाल दशक भी सुमेलित करना है। तो छत्रसाल दशक जो है यह भूषण की रचना है। कवि कुल कल्पतरु यह चिंतामणि की है। भाव विलास देव की है। इस्कलता जो है ये है घनानंद की है। तो अब आप देख रहे हैं ए का 3, बी का 4
सी का 2 और डी का 1। तो ये है डी विकल्प में। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो डी विकल्प है ये सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य छंदों को उनके प्रयोक्ता कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं। सॉनेट त्रिलोचन, हाइक्यू अज्ञेय, सवैया गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, और कवित्व जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियवत का। तो ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो यह जो डी विकल्प है विद्यार्थियों 35 का, ये सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के साथ उनके कवियों को सुमेलित कीजिए। चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना। चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, यह महादेवी वर्मा की है। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंद्र बिंबानना, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियवत की है। वेदने तू भी भली बनी, यह मैथिली शरण गुप्त की है। सुरम्य रम्य रसरा सिरंजत, ये महाविभूषा द्विवेदी की है। तो ए का 3, तो ए का 3 ए और डी दोनों में है। तो बी का देखते हैं। तो बी का 4 है। तो बी का 4 जो है ए में है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। यानी ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। अपने बंधन अपने अपने, ये शंकर शेष का है। सिंदूर की होली नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, लक्ष्मी नारायण लाल का है। अशोक का शोक राम कुमार वर्मा का है। नायक खलनायक विदूषक जो है ये सुरेंद्र वर्मा का है। तो आप इस हिसाब से देखिए, आप बंधन अपने अपने शंकर शेष का है, यानी ए का 2। तो ये बी विकल्प सही हो जाएगा। बी विकल्प सही हो जाएगा। और बी विकल्प में सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, लाल का नहीं है ना। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये मिश्र है, इतना गलत है इसमें। बाकी अशोक का शोक राम कुमार वर्मा का है। नायक खलनायक विदूषक सुरेंद्र वर्मा का है। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो बंधन अपने अपने 3, सिंदूर की होली ये 2 और 3 हो जाएगा। अशोक का शोक जो है 5 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन लक्ष्मी नारायण लाल नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। एक औरत की जिंदगी, यह रामदरस मिश्र की कहानी है। लंदन की एक यात्रा, लंदन की एक रात, ये निर्मल वर्मा। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा। शव यात्रा जो है ये है श्रीकांत वर्मा की कहानी है। तो लाल पान की बेगम जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु, ए का 3। तो ये जो डी विकल्प है विद्यार्थियों ये सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। यह पंक्ति किसकी है ये आपको बताना है। तो यह पंक्ति रामचंद्र शुक्ल की है। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन अव्यक्ति हो जाना। यह हरिशंकर परसाई का है।
काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद का। पंडिताई भी एक बोझ है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इस हिसाब से ए का 2, तो ये बी सी डी दोनों विकल्प में है। तो आइए बी का देखते हैं। तो बी का जो है ये है हरिशंकर परसाई यानी 4। तो डी विकल्प सही हो जाएगा 39वें का, यानी ए का 2, बी का 4, सी का 5 और डी का 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी का ये आखिरी प्रश्न है विद्यार्थियों। आप प्रश्नोत्तरी अवश्य देखिए और लोगों को भी प्रेरित करिए कि वो शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से जुड़ करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। सहृदय, ये आनंदवर्धन की अवधारणा है। साधारणीकरण, यह भट्टनायक की अवधारणा है। मधुमती भूमिका, ये केशव प्रसाद मिश्र की अवधारणा है। और अर्थ की लय जो है यह जगदीश गुप्त की अवधारणा है। तो सहृदय, आनंदवर्धन यानी ए का 2, तो ए का 2 सी में है, तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 ये सही होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की प्रश्नोत्तरी बस यहीं तक। कल फिर मिलेंगे एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आप बने रहिए शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा चैनल के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।